नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं अशोकनगर में बीते 2 दिन में 2 बार हुए ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के बाद की परिस्थितियों को लेकर। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनातनी का अब तक का जो सबसे बड़ा माहौल बनने वाला है वो आगामी कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी तक जयभान सिंह पवैया लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे और घेरते भी रहते थे। शिलान्यास और उद्घाटन के मुद्दे पर कई बार सिंधिया को आड़े हाथे लेने वाली बीजेपी को इस बार बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव और नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला साहू ने ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया था। इसके बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता अमित तामरे ने एक विवादित बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा था कि इस ट्रामा सेंटर को वह दोबारा से गंगा जल से साफ कराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से उद्घाटन कराएंगे। उनका ये बयान अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनने लगा है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से आक्रामक मोड़ पर आ गई है। आज इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके तहत रसीला चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। संभवतः मध्य प्रदेश में ये पहली और अकेली घटना होगी जब भारतीय जनता पार्टी जो खुद सरकार में है वो धरने जैसे कार्यक्रम कर रही है। अपने आप में ये प्रदेश स्तर का मामला है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के लोग आमने सामने आने की स्थिति में आ गए हैं। इस खबर को पूरी तरह से जानने से पहले हम उस बयान को लेकर आपसे बात करना चाह रहे हैं जिसने पूरी की पूरी अशोकनगर सहित संसदीय क्षेत्र और प्रदेश भर की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उत्साहित है और उन्हें चेहरे के तौर पर जो है सामने करने की सोच रही है। ऐसे में उनकी या उनके लोगों के द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी भूलें बड़े गंभीर परिणाम दे सकती हैं और भाजपा किसी भी स्थिति में उन चीज़ों से चूकने वाली नहीं है। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार जो जानकारी है, इस दलित विरोधी मुद्दे को लेकर अब पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर ही एक बयान जारी किया गया है और इसके लिए वह पूरे प्रदेश में और संसदीय क्षेत्र में सिंधिया और उनके लोगों को जनता के सामने बेनकाब करेंगे कि दलितों के खिलाफ उनकी कितनी ओछी और ख़राब मानसिकता है। सबसे पहले हम आपको उस बयान को सुनाते हैं कि अमित तामरे ने असली में कहा क्या था। इसके बाद इस मुद्दे पर आए कई सारे अलग अलग पहलू आपके साथ रखेंगे। आज अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों ने जो असंवैधानिक काम किया है, संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया है। हमारे सांसद जी का 15 दिन पहले का कार्यक्रम था और उसी के तहत वो ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन न जाने किस तरह कौन सा दबाव विधायक अशोकनगर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आया कि उन्होंने आज किसी भी बगैर अधिकारी की मौजूदगी में ट्रामा सेंटर का जबरन उद्घाटन किया है। और इसी तरीके की ये जो गलत भावना लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं और हम पर जो आरोप लगाया जाता है ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है। ये संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आज उसमें आप देखिए उस कार्यक्रम में ना तो जिले का कोई अधिकारी मौजूद था और अफसरशाही पर इतनी ज़्यादा इनका दबाव है कि आप देखिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन जो दोनों अधिकारी हैं वो छुट्टी पर चले गए और इनके कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसकर वहाँ पर उसका उद्घाटन किया है। और कल हमारे आदरणीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आएंगे और उसको गंगा जल से हम साफ कर फिर से इसका विधिवत शुभारंभ हम करेंगे। तो ये बयान था कांग्रेस नेता अमित तामरे का। अमित तामरे ने सिर्फ ये भर कहा था कि वह गंगा जल से इसको साफ कराएंगे और दोबारा से इसका उद्घाटन सिंधिया से कराएंगे। इस बयान के मायने भाजपा ने ये लगाए हैं कि उनका ये कहना है कि ये मानसिकता दलित विरोधी है और कांग्रेस के नेताओं को दलित राजनेताओं के द्वारा इस तरह से उद्घाटन करना अखरा है और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर दिया है और कल इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अशोकनगर आने वाले हैं। आप सुनिए कि भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघई का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे में। इन्होंने जो दलित वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का और पिछड़े वर्ग का जो अपमान किया है उसके लिए उसके विरोध में आपने करना था। आपकी तरफ से क्या मांग है उसमें, मतलब आपकी क्या कार्रवाई की मांग है या क्या मांग है? आप कार्रवाई अब जो प्रदेश सरकार चाहेंगी वो आगे की कार्रवाई जो चाहेंगी। अभी आप किसी के निर्देश पे या किसी के उस पर बैठे हैं? नहीं, केवल मैं जैसे ही मैं भोपाल बैठक में था, भोपाल बैठक में जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा इस तरीके की, पहले तो शीशे का लोकार्पण हो गया
एक तो गलती इन्होंने ये की कि लोकार्पण हुई बिल्डिंग का दोबारा से लोकार्पण। इस मुद्दे ने जैसे ही तूल पकड़ा और गंगा जल जैसे मामले को भाजपा ने हाथों हाथ लिया तो कांग्रेस पार्टी भी अपने बचाव में सामने आ गई। सुबह जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्रकारों से रूबरू हुए तो उनसे जब पूछा गया तो गंगा जल को बयान देने वाले मामले से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और खुद उसकी निंदा भी की। साथ ही इस तरह के बयानों को गैर जरूरी और खुद से दूर करने वाले बताए। आप सुनिए, सिंधिया जी कहती हैं कि उन्हें इस तरह के बयानों के बारे में कोई जानकारी नहीं। कल परसों एक ऐसी चीज हुई है कि आपके कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों ने कहा कि गंगा जल से उसको धोने जैसी बात है, बीजेपी ने इस पर आपत्ति की है, आप इसको सही मानते हैं? मैं इसका कठोर विरोध करता हूं। कार्यक्रम अवैध रूप से हो या ठीक रूप से हो, इस पर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये कार्यक्रम मेरे प्रोग्राम में था, प्रोग्राम के तहत प्रशासन के साथ कार्यक्रम मैंने किया है। यह योजना मैं लेके आया था अशोकनगर के लिए। अगर ये योजना आप लेके आए हैं, आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर आऊँगा। अगर आप मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे और मेरे बिना करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति। सुन लीजिए, आप मेरे बिना भी करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ये योजना मैं नहीं लेके आया, आप लेके आए हो। लेकिन अगर योजना आप लेके आए हो और मैं करूं आपके बिना तो फिर उस पर जरूर आपत्ति मैं रखूंगा। धन्यवाद। सिला चौराहे पर जैसे ही गंगा जल के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ और प्रदेश अध्यक्ष को इस मुद्दे पर अशोकनगर आने की बात सामने आई तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने अमित तामरे को 6 साल के लिए पार्टी से अलग कर दिया, उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सांसद प्रतिनिधि के पद से भी उनको अलग कर दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजराम सिंह जी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। वो कांग्रेस का कोई अधिकृत न्यूज देने को पदाधिकारी नहीं है और उसको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। ठीक है, और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश और श्रीमद महाराज के निर्देश। तो भाजपा जिस तरह से आरोप लगा रही है कि पूरा सिंधिया जी के इशारे पर कहा गया है और इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी कल आ रहे हैं। हाँ, नहीं, सिंधिया जी को कोई पता भी नहीं था उसका, मैं उनके निर्देश पर कहा। और सिंधिया जी ऐसी बातों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि और कांग्रेस ने उसको 6 साल के लिए सांसद प्रतिनिधि से भी निष्कासित। दलित विरोधी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस दलित विरोधी है, दलितों के लिए बात करती है। कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है, दलितों के साथ ही है। आज भी हमारे महाराज कांग्रेस हमेशा दलितों को, राहुल गांधी दलितों किया जाता है और कांग्रेस ही दलितों के साथ है। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले में ये पहला मामला नहीं है जब उद्घाटन और शिलान्यासों के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तनातनी हुई हो, मगर इस बार की ये तनातनी संभवतः सबसे बड़ी तनातनी के तौर पर यह विवाद के रूप में सामने आएगी। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के गंगा जल से धोने जैसे बयान ने यूँ तूर पकड़ा है कि मामला प्रदेश तक पहुँच गया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह कल जब अशोकनगर होंगे तो इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाएगा। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 2 दिन से अशोकनगर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे भूमि पूजन, शिलान्यास और दूसरे कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वर्करों और पोलिंग एजेंटों से भी रूबरू हुए। साथ ही आपके सांसद आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों में उसने भाग लिया। साथ ही सुबह स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों ने सांसद सिंधिया से कई तरह के सवाल किए। सिंधिया ने राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ प्रदेश स्तर के किसानों से जुड़े मुद्दे और स्थानीय मुद्दों पर भी पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने विदेश नीति पर प्रदेश राष्ट्रीय सरकार को फेल बताया। वहीं कांग्रेस के ने हाल ही में किसानों के जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और मध्य प्रदेश सरकार को किसान विरोधी सरकार मानते हुए उन्हें किसी भी तरह सरकार में रहने के अधिकार से दूर बताया। साथ ही अशोकनगर शहर में नाफेड की खरीदी घोटाले और अंडरब्रिज पर आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा अशोकनगर में किए जा रहे अन्य कई कार्यक्रमों और दूसरी चीज़ों को लेकर भी सांसद सिंधिया ने विस्तार से पत्रकारों से चर्चा की।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ साक्षी श्रीवास्तव। अब एक नजर शहर की विशेष खबरों की ओर। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे कांग्रेस सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्षेत्रीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान, कलेक्टर श्री वी.एस. जामोद, अपर कलेक्टर श्री ए.के. चांदिल, समस्त एसडीएम, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सांसद श्री सिंधिया ने जिले के समस्त अधिकारियों को नवीन कलेक्ट्रेट भवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जिले के विकास के लिए मानसिक रूप से ऊर्जावान होकर तेज गति से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15वीं एवं 16वीं लोकसभा अंतर्गत स्वीकृत सांसद निधि के कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। साथ ही अन्य योजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने चंदेरी हैंडलूम पार्क की निर्माण की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि 24 ब्लॉकों के नाम चंदेरी साड़ियां एवं चंदेरी की ऐतिहासिक इमारतों के नाम पे रखे जाएं। साथ ही सभी बुनकारों के आई कार्ड बनवाए जाएं। उन्होंने सांसद निधि के कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के कार्य की विस्तार से जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय सड़क निधि IIUS प्रोजेक्ट के कार्य, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्य, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, राजघाट जल प्रदाय योजना, चंदेरी में स्टेडियम निर्माण के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रत्येक कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। हरियाली अमावस्या के दिन ब्राह्मण समाज की महिला मंडल ने की एक नई पहल। गायत्री मंदिर पर पौधारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। हरियाली अमावस्या के दिन ब्राह्मण समाज की महिला मंडल ने स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगाए पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर गायत्री परिसर से जुड़ी महिलाएं भी उपस्थित रहीं। ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण एवं मंदिर में हरे भरे वातावरण को बनाने के लिए यह पहल शुरू की है। इस अवसर पर श्रीमती उमा दुबे, श्रीमती हेमा शर्मा, श्रीमती रजनी शुक्ला, श्रीमती नीलम चौबे, श्रीमती भावना त्रिपाठी, श्रीमती भावना दुबे, श्रीमती रीना भदौलिया, श्रीमती रश्मि शर्मा, श्रीमती राखी तिवारी, श्रीमती अंजना पाठक, श्रीमती सरोज चतुर्वेदी, श्रीमती विजय शर्मा उपस्थित रही। ब्राह्मण समाज सुंदरकांड समिति की सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर भजन संध्या होते हुए भजन कार्यक्रम के साथ हमने वृक्षारोपण किए। कम से कम हमने 21 फलदार पौधे यहाँ पर लगाए हैं और आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। धन्यवाद। रजनी शुक्ला। शनिवार को जिला चिकित्सालय में बने ट्रामा सेंटर का सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन के दौरान जमकर कोसा भाजपा के नेताओं को। शनिवार को अशोकनगर जिला चिकित्सालय में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बना ट्रामा सेंटर का कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि इसी भवन का शुक्रवार को बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला साहू ने भी उद्घाटन किया था। सांसद सिंधिया के उद्घाटन के समय जिला चिकित्सालय के CMHO OP सरल भी मौजूद रहे। ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस सांसद श्री सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर कोसा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला करते हुए कहा कि महीने भर पहले कलेक्ट्रेट के उद्घाटन के दौरान आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। सांसद सिंधिया ने शिवराज सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर यह बिल्डिंग अशोकनगर शहर से बाहर बनी होती तो शायद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर देते, मगर आखिरी समय में मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। आज सांसद सिंधिया ने मुख्यमंत्री को अशोकनगर आने का निमंत्रण दिया। साथ ही कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करने को लेकर भी सिंधिया ने बीजेपी के लोगों को खरी खोटी सुनाई। सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन दहाड़े चोरी करने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को ऊपर से निर्देश मिले, इस वजह से वे विधानसभा छोड़कर इसका उद्घाटन करने आए।
और आनन फानन में बिना विभाग की अनुमति के वे चोरी छिपे इस कार्यक्रम पर गए। सांसद सिंधिया ने कहा कि उद्घाटन के कार्यक्रम जनता के बीच होते हैं, बीजेपी ने जिस तरह किया वैसे नहीं। उन्होंने इस तरह की परंपराओं को लेकर कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की रघुवंशी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की एक नई पहल, तारवाले बालाजी मंदिर पर 250 पौधों का प्रसाद के रूप में किया वितरण। रघुवंशी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज सावन की श्रावणी एकादशी पर्व पर 250 पौधों का वितरण प्रसाद के रूप में तारवाले बालाजी मंदिर में किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और जीवन में पौधों के महत्व को उजागर कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु छोटा पर बहुत कारगर प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारी इस पहल में इन नन्हे पौधों को प्रसादी के रूप में देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे धर्म में प्रसाद का जो सम्मान है, उसी सम्मान के वशीभूत लोग प्रसाद रूपी पौधों का भी सम्मान कर उन्हें अपने घरों में रोपित करेंगे। सभी पौधे धार्मिक व औषधीय महत्व के रखे गए हैं, जिनमें बेलपत्र, आंवला, पीपल, नीम, चंदन, तुलसी, आम, अमरूद, गुलमोहर, जामुन आदि पौधों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती सीमा रघुवंशी ने बताया कि वर्षा ऋतु में हमारा प्रयास पौधा वितरण के साथ साथ पौधारोपण का भी रहेगा। कार्यक्रम में समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा रघुवंशी, सचिव आरती रघुवंशी, कोषाध्यक्ष नमिता, राजेश्वरी, ऋतु, निर्मला, कल्पना, रेखा, मोना, सरिता आदि रघुवंशी महिलाएं उपस्थित रही। शनिवार को अस्पताल रोड पर बिजली के खंभे में लगी आग दोपहर करीब 12:30 बजे का बताया जा रहा है हादसा। शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे अस्पताल रोड पर एटीएम के पास अचानक बिजली के खंभे में आग लग गई। आग तेज होती देख राहुल यादव और शिरीष खैर ने बिजली कंपनी के नंबर पर फोन लगाकर जानकारी दी। इससे करीब 1:45 बजे लाइनमैन कल्लू साहू मौके पर पहुंचा और ट्रांसफार्मर से कटआउट हटाकर बाल्टी से आग पर पानी डाल दिया। इससे तेज धमाके के साथ धुआं उठने लगा और आधे मिनट बाद फिर से आग लग गई। हालांकि बाद में भी उसने दूर से आग पर पानी फेंका और केबल के जलते हुए हिस्से को नीचे गिराया। लोगों का कहना है कि यदि उस समय करंट फैल जाता तो कई लोग करंट की चपेट में आ सकते थे। वहीं इससे बिजली केबल की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। अभी जब वो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो नामांकन नहीं सभी सांसदों के साथ मुलाकात हुई थी ना पार्लियामेंट एनेक्सी में, उसके बाद चाय रखा था, अच्छे गरम समोसे थे, 2 खा लिए। अगली बैठक पे आप हमारे साथ समोसे। हाँ बिल्कुल, समोसे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पर अच्छे गर्म होने चाहिए, गर्म होने चाहिए। गर्म नहीं है तो फिर बहुत फीका हो जाता है। नहीं, अशोकनगर के समोसे खाएंगे आप। चलो तो नहीं है ना तुम मिनट एक साथ ही निपटा ना। अभी जो गुट्टा पार्टी हो रही है वो समोसा पार्टी के नाम दे। देखिए, केवल चीन नहीं लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा, ये दोनों ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे के साथ बड़े एक नज़दीकी के साथ और एक दूसरे पर प्रभाव रखने वाले नीतियां होती हैं। और पिछले 3 सालों में जो विदेश नीति सरकार ने अपनाई है पूरी तरह से विफल हो चुकी है और उसका प्रभाव आंतरिक सुरक्षा पे भी पड़ा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है और कश्मीर की बात है, इसमें बड़ी लंबी चर्चा मैंने स्वयं संसद में पिछले सत्र में की थी, कश्मीर के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर। पर अब जो हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ कहा था कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, दूसरी तरफ चीन को लाल आंखों दिखाने की एक सोच विचारधारा रखी गई थी। वहीं जहां एक तरफ
पाकिस्तान में शादी में शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत बुला रहे हैं, वहीं चीन के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को झूले पे झुलाया जा रहा है, ढोकला खिलाया जा रहा है और चीन हमारे ऊपर शिकंजा कसता ही जा रहा है। चाहे व्यापार के विषय में हो, जो इम्बैलेंस है व्यापार का, जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ, चाहे न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की मेंबरशिप की बात हो भारत की, जहां चीन बार बार भारत का विरोध कर रहा है, चाहे आतंकवादी महमूद की बात हो, जहां चीन भारत का विरोध कर रहा है, और अब जो वर्तमान में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के और भूटान के और भारत के ट्राई जंक्शन में, डोकलम एरिया में, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से अब विफल हो चुकी है। पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान की सीमा वृद्धि इलाके पर घुसपैठ, उत्तरी बॉर्डर पर चीन की दखलंदाजी भूटान के क्षेत्र में, और सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार की स्ट्रैटेजी, सरकार की सोच विचारधारा बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं। ये एक चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए, जहां हम अपने ही क्षेत्रफल में और हमारे पड़ोसियों के साथ जो एक समन्वय का रिश्ता होता था, एक बैलेंसिंग का रिश्ता होता था, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, अब चारों तरफ अगर आप देखो तो जो हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे हमारे पड़ोसियों के साथ, उसमें पूरा पूरा बदलाव आ चुका है। शुरुआत हुई नेपाल के साथ, जहां उनके संविधान बनाने में दखलंदाजी ये सरकार ने शुरू की। उसके बाद श्रीलंका के साथ हमारे जो मधुर रिश्ते थे, मालदीव्स के साथ वहां परिवर्तन आया, पाकिस्तान के साथ सरकार का दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, और अब चीन के साथ जो रूस के साथ हमारी घनिष्ठता की रिश्ता थी, वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। तो ये और इसका प्रभाव आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है, जो आपको और हमें और हर भारतीय नागरिक को भुगतना पड़ता है। देश की एकता और अखंडता के मामले में भारत एक है। ये लड़ाई हम लोग सब साथ लड़ेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। और ये मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से रखा है, लेकिन चिंता हम सबको जरूर है। हमें है विपक्ष होने के नाते, हमें है नागरिक होने के नाते, और जो एक गिरावट आई है विदेश के रिश्तों में, उससे प्रभाव भारत पर जरूर पड़ रहा है। किसानों को लेकर जो इशू खराब हुए, आपने लगातार उस पर काम भी किया है। आपकी संसदीय क्षेत्र का अशोकनगर ऐसा जिला है जिसकी बीमे की राशि सरकार आज भी नहीं दे पा रही। 29,000 किसानों को कह भर दिया कि आपको मिलेगा, तो इसको लेकर कुछ कैंपेनिंग? देखिए, ये मुद्दा भी राष्ट्रीय व्यापक है, और ये भी मैं आपको समझाऊं। 2 वर्ष पूर्व सरकार ने एक नई फसल बीमा योजना की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत पूरे देश में प्रधानमंत्री ने कहीं और से नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में की थी।
सभा आयोजित करके। शुरुआत से ही उस योजना पर एक तरीके से क्या कहते हैं, जब एक प्रश्न चिन्ह, एक कलंक लग जाता है, एक तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लग गया और एक कलंक लग गया, क्योंकि उस सभा के आयोजन में 2 किसानों की खेतों को चौपट कर दी थी प्रशासन ने। प्रेम नारायण स्टेज हेलीपैड, प्रेम नारायण और एक और किसान जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। खड़ी हुई फसल कटने के लिए तैयार और फसल पूरी तरह से चौपट कर दी थी। एक तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने से ही थोड़ा दूर रह गया था। आज उस योजना की क्या स्थिति है? आप लोगों ने मेरा लोकसभा में भाषण भी सुना होगा। इस मुद्दे को भी मैंने उठाया। पिछले वर्ष पहले तो इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने किसी सरकारी योजना को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया पूरी तरह से। सरकारी कंपनियां नहीं, निजी कंपनियां, ICICI, HDFC, रिलायंस, मतलब कितने कंपनियां हैं। पिछले वर्ष 9,081 करोड़ रुपए की प्रीमियम किसानों के खातों से उनके अनुमति बगैर, उनको सूचना दिए बगैर उनके खातों से एकत्रित किए गए निजी कंपनियों के लिए। 9,081 करोड़ में से केवल 2,725 करोड़ की दावे रखे गए। इसका क्या मतलब कि करीब करीब 6,300 करोड़ रुपए सीधे सीधे मुनाफे के तौर पर निजी कंपनियों के बैंक अकाउंट में चला गया। तो अगर ये सूट बूट की सरकार नहीं है तो क्या है? किसान से पैसा लो, निजी कंपनियों को सिंचित करो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 2,725 करोड़ के दावे आए हैं उनमें से वर्तमान तक केवल 638 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। मतलब प्रीमियम के दृष्टिकोण, तुलनात्मक दृष्टिकोण में केवल 30% दावे, जितने दावे हैं उनका केवल 25% भुगतान, और वो खरीफ की फसल की 8-9 महीने निकल गए। तो कब भुगतान होने वाला है बाकी पैसे का? और आज तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? और जब ये मुद्दा मैंने संसद में उठाया तो कृषि मंत्री जी ने कहा कि योजना की सोच अच्छी थी लेकिन क्रियान्वयन में कमी आ रही है, स्वयं उन्होंने माना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सरकारी कंपनियों के लिए भी, बीमा कंपनियों के लिए ये योजना खोल रहे हैं। तो मतलब है कि आपने मान लिया ना कि ये योजना केवल बनाई गई थी निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो ये तो एक तरीके से एक कांड है सामान्य किसान के विरुद्ध। और अनेक मुद्दे हैं जो मैंने संसद में उठाया, जो मैं दोहराना नहीं चाहता आपके सामने, क्योंकि मैंने वहां सभा पटल पे सब रख दिया है। चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे लागत की बात हो, चाहे डीजल, खाद, जो अब गुड एंड सिंपल टैक्स जो प्रधानमंत्री कहते हैं GST के आधार पर खाद के दाम में वृद्धि आने वाली है, चाहे बोनस की प्रक्रिया की समाप्ति की बात हो, चाहे मंडी में अनियमितताओं की बात हो, चाहे बीमा की बात हो, चाहे ऋण की बोझ की बात हो। जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपए रबी और खरीफ के लिए दी जाती थी, उसे सीमित करके अब 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। और जो ऋण किसान लेता है
28 फरवरी तक उसको ऋण की भुगतान करना पड़ता है जब फसल भी ना कटे, और और अगर 28 फरवरी का तारीख निकल गया तो फिर उस पर 0% वो ऋण नहीं दिया जाएगा, फिर 11% ब्याज और 3% पेनल्टी, मतलब जो 0 का था वो 14% बन जाएगा। तो क्या मजाक है ये? सर किसानों अब चलेगा जब तक न्याय नहीं मिले किसान को। क्या मतलब स्टैंडर्ड क्या? मेरे राज्य में जब किसान आत्महत्या कर रहा हो, मेरे राज्य में जब सरकार किसान पर गोली चलाए और उन परिवारों को न्याय न मिले, तो मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं कि सरकार में रहने का औचित्य उस सरकार की और उस दल की कैसे रहती है? सर मेरे 2 सवाल हैं अशोकनगर से जुड़े हुए। सर आप पूरे प्रदेश में किसानों की समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन अशोकनगर में आपकी पार्टी के लोग नेफेड घोटाला या उससे जुड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। नेफेड में खरीदी हो रही है, हमारा किस तरह का माल खरीदा जा रहा है, व्यापारियों का माल खरीदा जा रहा है। आपकी उनका नाम उसमें सामने आ रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, लेकिन आपकी पार्टी यहाँ पे तटस्थ बनी हुई कांग्रेस से। देखिए ये केवल अशोकनगर का मुद्दा नहीं है, नेफेड हो, पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जहां जो घोषणाएं की जाती हैं कि किसान से खरीदा जाएगा लेकिन किसानों के अलावा दूसरों से खरीदा जाता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सर मेरा सवाल ये कि यहाँ आपकी पार्टी उस मुद्दे को उठा नहीं रही, एक सोशल मीडिया पर उस मुद्दे को उठा रहा है। हम जरूर उठाएंगे, हमारी पार्टी अब आप अगर आप मुझे उत्तर देने का समय देंगे या तो आप ही भाषण दो। नहीं, माफी किस बात की, आप अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो। जहां भी ऐसे मुद्दे उठें वो हमारा दायित्व तो होगा कि इन मुद्दों को हम उठाएं और किसानों को हम न्याय दिलवाएं। और मैं पूरे संकल्प के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी भी इन सभी मुद्दों को उठाएगी। एक सर दूसरा सवाल और है मेरा, ओवरब्रिज अंडरब्रिज को लेकर हमेशा बात चलती है। आपने फुट ओवरब्रिज को लेकर फुट ओवरब्रिज बना, आपकी पार्टी पर या आप पर हमेशा एलिगेशन लगा दिया जाता भाजपा द्वारा कि ये सांसद ने दिया जो अभी फिजिकली वो यूज नहीं। देखिए आप इस विषय पर कंफ्यूज मत हो। नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस मुद्दे पर भी आपकी पार्टी तटस्थ बनी हुई है, अभी अंडरब्रिज की हमें जरूरत है। आप मुझे बड़ी खुशी है कि आपको कांग्रेस के बारे में इतनी चिंता है। मुझे बड़ी खुशी है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी चिंता है। हाँ, जहां तक ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का मुद्दा है, मैंने आपको कहा था मेरे पिता ने यहाँ अशोकनगर में एक ओवरब्रिज बनाया है। मेरा ये संकल्प था जब बजरंगगढ़ की गुना की स्थिति मैंने देखी, और गुना में भी ओवरब्रिज बना है, और अशोकनगर में हमारी रेलवे फाटक की स्थिति बनी। असंभव हो या संभव हो, उसका समाधान हमें निकालना होगा। रेलवे ने उस समय भी हमको कहा था कि यहाँ अंडरब्रिज बनाना, ओवरब्रिज बनाना, पैदल पुल बनाना, हर चीज असंभव है, लेकिन आपके विश्वास के आधार पर, आपके संकल्प के आधार पर और आपके मांग के आधार पर असंभव कार्य को हमने संभव करके दिखाया। आज पैदल पुल पूरी तरह से चल रहा है। मुझे लगता है कि लाखों लोगों को, केवल अशोकनगर शहर के लोग नहीं, जो बाहर से भी गांव से लोग आते हैं, लाखों लोगों को इसका सुविधा मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो आश्चर्य मुझे लगा, कई बार हमारे लोगों ने मुझे कहा है, आप इधर से जा रहे हैं अस्पताल की तरफ, आप चक्कर लेके उस ओवरब्रिज से क्यों जा रहे हैं, आप इस ब्रिज से जाइए। ये पैदल पुल है, ये गाड़ियों के लिए नहीं बनाया गया है, ये टू व्हीलर के लिए बनाया गया है, बैलगाड़ी के लिए बनाया गया है, स्कूटर के लिए बनाया गया है, रिक्शों के लिए बनाया गया है। और कल रात को भी जब मैं आया अशोकनगर, मैंने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पे चल रही हैं। पिछले बार भी मैंने शासन को सचेत किया था, वहां जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा था, मैंने उसको, आप लोगों के सामने मैंने उसको डांटा था कि ये ब्रिज उस वजन को लेने के लिए नहीं बनाया गया है। कल अगर हादसा हो जाए, किसी की जान जाए,
तो ये प्रशासन के ऊपर ये केस लगने वाला है। उस समय मैंने डिवाइडर्स लगा के, वो क्या कहते हैं, वो जो कोलैप्सिबल वाले गेट जो जैसे हैं, वो मैंने लगवाए थे, पर मुझे कहा गया कि कई लोग वीआईपी आते हैं यहाँ, उनके लिए खोला जाता है, और कल भी मैंने खींचा है लोगों को। और आप लोग भी कृपा करके मुझे इस विषय पर मदद करिएगा। पत्रकारिता से मैं समाप्त कर पाऊँ, कृपा करके मुझे इस पर मदद करिएगा, क्योंकि इस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहाँ डिवाइडर्स लगनी चाहिए, वो हाइट बैरिकेड्स लगनी चाहिए, ताकि कोई भी गाड़ी इस ब्रिज पर ना जाए, ना आपकी, ना मेरी, ना किसी और की। और जहाँ तक अंडर ब्रिज का विषय है, इस विषय को भी मैंने रेलवे के साथ कई बार उठाया। अब कठिनाई क्या है कि वहाँ जो हम लोग जाते हैं, वहाँ मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, जो मुझे समझाया गया है कि वहाँ जो, इसलिए उस समय भी हम लोग नहीं बना पाए कि जो टर्न है वो बड़ी ऑलमोस्ट 90 डिग्री का टर्न है, तो वो संभव नहीं है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाने के लिए। पर आप लोगों ने, कई लोगों ने मांग दोबारा की, इस विषय को मैंने दोबारा रेलवे के साथ उठाया है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कम से कम हमारा ओवरब्रिज तो बन चुका है, जहां सहूलियत बनी है। संभव हो या ना हो, ये इंजीनियरिंग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, हमारे द्वारा नहीं। अच्छा, आप मुख्यमंत्री का जो है स्वागत करने के लिए तैयार रहूँगा, तो कलेक्ट्रेट का जब उद्घाटन हो रहा था तो आप आए नहीं थे, आपको बुलाया नहीं? जब कलेक्ट्रेट का उद्घाटन हुआ था उस समय में मुझे सूचना नहीं दी गई थी, पर मुझे कोई कठिनाई नहीं। सामान्य तौर पर हर जनप्रतिनिधि को सूचना मिलनी चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए। उस समय में मुझे कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आते, उनके ऑफिस से मुझे सूचना मिलती, साधारण तौर पर ये प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएं, मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिलनी चाहिए, केवल प्रशासन से नहीं। जनप्रतिनिधि को, जब मैं मंत्री होता था, अगर महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्रम है तो महाराष्ट्र के कलेक्टर वहाँ के सांसद को सूचना नहीं देते थे। मेरे ऑफिस से, ऊर्जा मंत्रालय से या वाणिज्य मंत्रालय से या दूरसंचार मंत्रालय और डाक विभाग के मंत्रालय से सूचना दी जाती थी वहाँ के सांसद को, वहाँ के विधायक को, कि कृपा करके जरूर आप लोग आइए। सुन लीजिए, अगर मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिलती किसी भी अफसर के द्वारा या जिसके द्वारा, मैं जरूर आता, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे सूचना नहीं मिली, नंबर 1। और वैसे भी प्रोग्राम, जैसे आपने सुना, कल के फंक्शन में बनते 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 ही टल गया। एक आक्षेप आपका हमेशा लगाते रहे, पत्थर लेके साथ में चलते हैं, उद्घाटन चलाने आता। और ईमानदारी से सवाल मंच से उन्होंने ये बोला भी कि अब किसने बोला? प्रभारी मंत्री ने आके। हम प्रभारी मंत्री जी का प्रश्न का जवाब में नहीं देने वाला। प्रभारी मंत्री जी को, उनको स्वतंत्रता है जो भी कहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा बेरोजगार हो जाएंगे एक सारे पत्थरों कर दिए। मुझे तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा प्रमाण पत्र मेरी क्षेत्र की जनता देती है। अच्छा, कल परसों एक ऐसी चीज हुई है कि आपके कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों ने कहा कि गंगा जल से उसको धोने जैसी बात है, बीजेपी ने इस पर आपत्ति की है, आप इसको सही मानते हैं? मैं इसका कठोर विरोध करता हूँ। कार्यक्रम अवैध रूप से हो या ठीक रूप से हो, इस पर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये कार्यक्रम मेरे प्रोग्राम में था, प्रोग्राम के तहत प्रशासन के साथ कार्यक्रम मैंने किया है। यह योजना मैं लेके आया था अशोकनगर के लिए। अगर ये योजना आप लेके आए हैं, आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर आऊँगा। अगर आप मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे और मेरे बिना करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति। सुन लीजिए, आप मेरे बिना भी करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ये योजना मैं नहीं लेके आया, आप लेके आए हो। लेकिन अगर योजना आप लेके आए हो और मैं करूं आपके बिना, तो फिर उस पर जरूर आपत्ति मैं रखूंगा। धन्यवाद।